गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे अकाउंट्स का। नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। इसके पहले के चैप्टर में मैंने आपको 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, जिसके अंतर्गत नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन और रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी स्टूडेंट्स को मेरे पिछले 3 वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर किसी प्रकार के सवाल अगर आपसे नहीं हो पा रहे हो या कोई भी प्रॉब्लम्स थ्योरी में आ रही हो, क्वेश्चंस में आ रही हो, लिखने में आ रही हो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स कर सकते हैं या मेरे पर्सनल नंबर 9165166695 पे आप अपने नाम और क्लास के साथ व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी समस्या को। मैं उसे बिल्कुल आपको यूट्यूब पे बताऊंगा कि उसे कैसे करना है, क्या करना है। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो न्यू पार्टनर, तो सबसे पहले हमको अब ये बताना है कि हमारे बिजनेस में, हमारी पार्टनरशिप फर्म में हमें न्यू पार्टनर की आवश्यकता क्यों होती है। क्वेश्चन एग्ज़ाम में यही बनता है अपने पास कि उसकी आवश्यकता क्यों है। नया साझेदार क्या होता है, ये तो आपको पता ही है कि जब हमारे व्यापार में क्या होता है कि हमें जब अच्छे प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता होती है या हमें बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, या हमें वर्तमान साझेदारों के अलावा अगर हमें हमारी तकनीक में सुधार करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उस समय एक नए साझेदार को महसूस करेंगे और उसको हम हमारे व्यापार में एडमिशन दे सकते हैं। इसकी दशा क्या होती है कि सबसे पहले पूंजी की पूर्ति के लिए, यानी कि आपको अगर अतिरिक्त कैपिटल की आवश्यकता है, तो आप किसी भी व्यक्ति को अपना पार्टनर बना सकते हैं जिसके पास वो पूंजी होती है। वांछित पूंजी उससे मांग सकते हैं, जो हमें ज़रूरत है वो पूंजी हम उससे मांग सकते हैं। तो वो हमारे व्यापार में क्या होगा, पार्टनर बनेगा और हमारी पूंजी की आवश्यकता क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। इसी प्रकार से सेकंड, संचालन क्षमता में वृद्धि के लिए, व्यापार को उचित रूप से संचालित करने के लिए। अब इसमें भी हमें क्या होता है कि एक नया साझेदार की आवश्यकता हो सकती है। अब जैसे मान लो कि हम लोग 3-4 पार्टनर हो और हम अगर किसी बिज़नेस को कर रहे हैं और संचालन क्षमता, यानी कि हम बिज़नेस को ठीक प्रकार से नहीं चला पा रहे हैं। अब ठीक प्रकार से नहीं चला पा रहे का मतलब क्या, कि जैसे मान लो कि हमारे पास हमारे व्यापार की बहुत बड़ी एक श्रृंखला है, बहुत ज़्यादा हमारी ब्रांचेस हैं, हमारा व्यापार बहुत ज़्यादा जगह फैला हुआ है। तो हमें क्या करना है कि नए व्यक्ति को पार्टनर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर 4 लोग हैं तो हम 4 ही जगह काम कर पाएंगे। अगर हमारे बिज़नेस को हमको और भी जगह फैलाना है, ठीक है, तो हमें हमारी संचालन क्षमता को बढ़ाना होगा। उसके लिए हमें किसी व्यक्ति को पार्टनर बनाना पड़ेगा, तभी जाके हम हमारे बिज़नेस को फैला सकते हैं, हमारे बिज़नेस को बेटर तरीके से हम चला सकते हैं। उसके बाद है साझेदार की निवृत्ति और मृत्यु की दशा में। जब व्यापार से कोई साझेदार पृथक हो जाता है या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो उसके स्थान पर नए साझेदार की आवश्यकता या नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है। जैसे 4 व्यक्ति हमारे यहाँ पार्टनर हैं और सभी लोग अपने अपने काम में निपुण हैं। जैसे कि कोई कंप्यूटराइज काम बढ़िया कर लेता है, टेक्निकली काम कर सकता है, दूसरा मार्केटिंग का काम बढ़िया कर सकता है, तीसरा व्यक्ति लोगों को मोटिवेट कर सकता है, चौथा हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट बढ़िया संभाल लेता है। अब अगर इन 4 में से कोई ऐसा एक व्यक्ति जो हमारे व्यापार से निवृत्त हो जाए, जैसे मान लो टेक्निकल फील्ड का कोई व्यक्ति हमारे पास से कर गया, निवृत्त हो गया या उसकी मृत्यु हो गया, रिटायर हो गया, कुछ जो भी हुआ, तो हमें टेक्निकल फील्ड में किसी एक नए व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें उसको पार्टनर बना सकते हैं, नए वाले पार्टनर को। व्यापार की समृद्धि के लिए, तो इसमें भी वही कंडीशन है कि आपको अगर व्यापार की ख्याति बढ़ाना है, तो हमें समाज में ऐसे व्यक्ति को पार्टनर बनाना पड़ेगा समाज से, जिसकी समाज में गुडविल काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। तो हमारा बिजनेस क्या करेगा, ऑटोमेटिकली गुडविल प्राप्त करता है।
ख्याति प्राप्त करता है और वो बिज़नेस चलता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू अगर हम बात करें कि जैसे सपोज़ हमारे इंदौर में कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी ख्याति बहुत ज़्यादा हो, सपोज़ हमारे यहाँ का कोई पार्षद हो या कोई नेता हो, अगर वो नेता हो या कोई पार्षद या कोई हमारे यहाँ का बिजनेसमैन बड़ा जिसकी काफ़ी ज़्यादा ख्याति हो, या मान लो कि ऐसा कोई एक्टर सिलेबस मतलब जो या तो हमारे यहाँ का एक्टर हो या फिर किसी प्रकार का टीवी सीरियल में काम कर रहा हो या कोई क्रिकेटर हो, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके व्यापार का बिजनेस पार्टनर बनाते हैं तो आपकी ख्याति क्या होगी, बढ़ेगी, आपके बिजनेस की समृद्धि बढ़ेगी। आप एक एग्जांपल के तहत अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारे टीवी में या हमारे एडवर्टाइजमेंट फील्ड में जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं सभी के सभी जो होते हैं वो एक्टर या क्रिकेटर के बीच में ही किए जाते हैं। किसी आम व्यक्ति को उठाकर ये जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाते हैं। उसका कारण क्या है कि उन्हें उनके माल की गुडविल बढ़ाना है, उन्हें उनके बिज़नेस की गुडविल बढ़ाना है, तो ऐसे व्यक्ति को वो एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं जिसकी मार्केट में गुडविल काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। विदेशी व्यापार की दशा में यदि विदेशों में व्यापार स्थापित करना है तो उस देश के किसी भी व्यक्ति को वहाँ व्यापार संचालन करने के लिए साझेदार बना सकते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर हम विदेश में बिज़नेस करना चाहते हैं, जैसे कि सपोज़ अगर हम हमारे देश में हैं या हमारे देश के आसपास जैसे नेपाल हो गया, चीन हो गया, अगर वहाँ पर हम अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो हमें नेपाली नहीं आती है हमारे आम व्यक्ति को और ना ही चीनी आती है, तो हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ के किसी लोकल व्यक्ति को जिसे हिंदी और चीनी या हिंदी या नेपाली दोनों आती हो, हम ऐसे व्यक्ति को पार्टनर बना सकते हैं जिससे हमारा व्यापार वहाँ पर भी क्या होगा, आराम से चल सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिस्पर्धा का सामना करना। प्रतिस्पर्धा का मतलब ये होता है कि कंपटीशन को समाप्त करने के लिए भी हम किसी साझेदारी फर्म को क्या कर सकते हैं कि पार्टनर बना सकते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को पार्टनर बना सकते हैं जो उस दूसरी साझेदारी फर्म में भी क्या है, व्यापार कर रहा है, जिससे क्या होगा कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट भी क्या होगा, उसके इक्वल हो जाएगा। अगर मान लो कि कंपटीशन में वो जो कंपनी है जो हमारे अपोजिट काम कर रही है, ठीक है, तो अगर वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, हम कम प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, हम उसके बराबर काम नहीं कर पा रहे हैं लाख मेहनत के बाद भी, तो हमारे पास एक स्मार्ट आइडिया यही रहता है कि हम उसे अपना पार्टनर बना लें और कंपटीशन को समाप्त कर दें। अब मैं आपको अगले इसमें आपको बता रहा हूँ कि साझेदार के अधिकार क्या होते हैं, यानी कि राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर। तो दो प्रकार के इसके पास क्या होते हैं, राइट्स होते हैं। सबसे पहला राइट्स होता है कि व्यापार की संपत्ति पर अधिकार। तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे व्यापार का पार्टनर बनता है, अगर वो कैपिटल लगा रहा है हमारे बिजनेस में, तो सबसे पहला अधिकार उसका जो होता है वो उसकी संपत्ति पर होता है। मतलब वो व्यापार में जो भी संपत्ति हमारे पास होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की संपत्ति हो, उस पर उसका अधिकार होगा, क्योंकि जब नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आता है तो वो पूंजी लाएगा, वो पूंजी हमारे बिजनेस में लेकर आता है। अब पूंजी लेकर आएगा तो वो क्या होगा कि वो कैश के रूप में आएगी। इसका निर्णय साझेदार परस्पर समझौते के द्वारा करते हैं। अब वो कितनी पूंजी लेकर आएगा वो जो है वो सभी साझेदार समझौते के आधार पर उसे बताते हैं। नवागत साझेदार पूंजी के रूप में जो भी राशि लाता है वो व्यापार में रहती है और रोकड़ के खाते में नाम कर दी जाती है और पूंजी खाते में जमा कर दी जाती है और वही उसकी असेट्स भी होती है। लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार होता है। एक नए साझेदार को प्रवेश देने पर पुराने साझेदार अपने लाभांश का त्याग करते हैं, फलतः भविष्य में उन्हें व्यापार में कम लाभ मिलेगा और जिस लाभ से प्राप्त करने के लिए उन्हें कठिन परिश्रम किया है और व्यापार को अधिलाभ कमाने की क्षमता प्रदान की है, वे उसके कुछ अंश का भी नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं। अतः पुराने साझेदार को नवागत साझेदार में प्रवेश के समय व्यापार में लाभ का अधिकार देते समय अपने पिछले श्रम व जोखिम की क्षतिपूर्ति के लिए कुछ धन ब्याजी के रूप में यानी कि गुडविल के रूप में लानी पड़ती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आता है
तो जो पुराने पार्टनर है वो अपने लाभ का त्याग करते हैं, और क्योंकि वो लाभ जो होता है वो नए वाले पार्टनर को देना पड़ता है। तो इतने सालों से जो भी पुराने पार्टनरों ने जो भी मतलब किसी प्रकार की अगर रिस्क उठाई है, तो उस रिस्क को उठाने के फलस्वरूप जो नया पार्टनर आता है वो अपनी गुडविल जो लेकर आता है वो उन पुराने पार्टनरों को देता है। अब मैं अपना अगले पॉइंट्स में आपको बता रहा हूँ कि लाभ का समायोजन कैसे करेंगे। मतलब कि जो नया पार्टनर हमारे पास आएगा उसमें लाभ विभाजन के अनुपात में परिवर्तन कैसे होगा। जो हमारे पुराने पार्टनर होते हैं उनका तो लाभ, जैसे सपोज मान लो 2 पार्टनर है, 50-50% उनका प्रॉफिट था। अगर कोई नया पार्टनर आता है तो 50% की जगह अब उनका जो लाभ होता है वो कितना हो जाता है, 33% रह जाता है। 33% रह जाएगा। तो क्योंकि नए पार्टनर को लाभ देना है तो अब ये 33% होगा कैसे, उसका कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है। जब नया पार्टनर आता है तो उसकी कुछ कंडीशंस होती है कि वो लाभ कैसे प्राप्त करेगा, कहाँ से प्राप्त करेगा, क्यों प्राप्त करेगा। तो मैं ये सारी कंडीशन आपको विद एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट है केवल एक साझेदार के द्वारा लाभांश देना। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब कोई एक मतलब पुराने साझेदार साझेदारों में से जब कोई एक व्यक्ति अपना लाभ में से अगर नए वाले व्यक्ति को लाभ देता है, तो जो नए वाले साझेदार को जितना लाभ मिलेगा उतना लाभ किसी एक पुराने साझेदार में से किसी एक साझेदार के हिस्से में से घटा दिया जाएगा और नया अनुपात ज्ञात किया जाता है। एग्जाम्पल में आपको नीचे समझाया गया है। सेकंड पॉइंट है कि जब नए साझेदार को पुराने साझेदार समान अनुपात में लाभ देते हैं तो उसके समान भाग करके पुराने साझेदार के लाभांश में से उसको कम कर देंगे। अब जैसे मान लो कि ABC पार्टनर है, सी वहाँ पर नया पार्टनर आता है। अगर वो 1/4 भाग के लिए आता है तो 1/4 को आपको पहले तो 2 हिस्से करना पड़ेंगे, यानी कि 1/8 हो जाएगा। और 1/8 को दोनों पुराने पार्टनर में से जो भी उनका रेशो है, यानी कि 7/12 या 5/12 जो भी होता है, उसमें से उसको पहले माइनस करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से नया अनुपात निकलता है। एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है, दिख रहा है आपको। थर्ड कंडीशन हमारे पास होती है सभी साझेदार द्वारा असमान अनुपात में लाभांश देना। इस कंडीशन में असमान अनुपात आपको दिया हुआ है, लेकिन त्याग अनुपात यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको नहीं दिया। तो सबसे पहले हमको वो सेक्रीफाइसिंग अनुपात निकालना पड़ेगा, और उसके बाद जो सेक्रीफाइसिंग अनुपात निकलता है उसे पुराने पार्टनरों के हिस्से में से घटाकर नया अनुपात निकाल सकते हैं। अब ये जो आपको बीच में जो फार्मूला लगाए हुए हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो के, न्यू रेशो के, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में बताए थे। उसके बाद सभी साझेदार अपने लाभ विभाजन के अनुपात में लाभांश देना चाहें तो। अब कभी कभी कंडीशन ये होती है कि जो उनके पुराने अनुपात रहते हैं वो चाहते हैं पुराने पार्टनर कि नए पार्टनर को हम उसी अनुपात में लाभ देंगे जो हमारा पहले अनुपात था, यानी कि अपना लाभ को वो अपरिवर्तित रखना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में हम कुल लाभ को 1 मान सकते हैं। कुल लाभ को 1 मानकर उसमें से किसी एक कुल लाभ को 1 मानकर हम क्या कर सकते हैं कि उसमें से नए वाले पार्टनर का हिस्सा घटाएंगे, और फिर जो शेष बचेगा उसको उससे पुराने साझेदारों का अनुपात, नया अनुपात हम निकालेंगे। 5वां पॉइंट है हमारे पास जब पुराने साझेदार द्वारा दिए जाने वाले त्याग की निश्चित मात्रा दी हो। और जब आपको निश्चित मात्रा अगर दी हो तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि इस स्थिति में पुराने साझेदार द्वारा अपने अपने भाग में से जितना त्याग वो कर रहे हैं उतने उतने त्याग को आपको उसमें से माइनस करके नया अनुपात निकालना पड़ेगा। तो ये मेरे कुछ टॉपिक्स हैं। अब हम
नेक्स्ट वीडियो में रिवैल्यूएशन अकाउंट या पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इस चैप्टर के। थैंक यू स्टूडेंट।